हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। तो आपको याद होगा कि जो सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है इसमें डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेज और सारे इंटरफेरॉन और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो ये इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा होता है किसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, मतलब कोई भी अगर फॉरेन पैथोजेन या वायरस पार्टिकल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसके अगेंस्ट ये सारे जो सेकेंड लाइन डिफेंस का जो सेल्स हैं ये काम करते हैं। तो आज उसी को हम पढ़ेंगे कि एंटीजेन क्या होता है, क्योंकि कोई भी जब बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है हमारे शरीर के अंदर तो डिजीज कॉज करता है। तो उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि किस तरह से और किसके अगेंस्ट में ये सारे जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स और प्रोटीन है वो काम करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं अब आपको पढ़ाता हूँ वन बाय वन कि किस तरह से एंटीजन, हैप्टेन और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स काम करता है। तो आप देखो कि एंटीजन होता क्या है। एंटीजन क्या है कि एंटीजन इज एनी फॉरेन पार्टिकल, है ना। कोई भी बाहरी पार्टिकल जो अगर हमारे शरीर के अंदर आता है, ठीक है, वो हमारा शरीर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। और ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करता है, ठीक है। एंटीजन इज एनी फॉरेन पार्टिकल और सब्सटेंस दैट कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। इसका अगर तुम नाम भी देखो एंटीजन, एंटी मतलब होता ही है एंटीबॉडी और जेन मतलब जनरेट एंटीबॉडी, इसीलिए इसका नाम है एंटीजन। तो एंटीजन क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, कोई केमिकल्स भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, एंटीजन की तरह काम करते हैं। और कब इनको बोलेंगे कि एंटीजन की तरह काम कर रहे हैं, जब वो हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये एंटीजन का डिफिनेशन होता है। और एंटीजन का तुमने देखा कि वो फॉरेन पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है। जो मेजर इसका और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको याद रखना है। इसका मोलिकुलर वेट हाई होना चाहिए। एंटीजन का मोलिकुलर वेट हाई होता है, यूजुअली ये 10 किलो डाल्टन होता है, 10,000 डाल्टन होता है, मतलब हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड है। हेट्रोपॉलीमर्स होना चाहिए, मतलब अगर मान लो कि कोई पेप्टाइड मोलिकूल है, होमोपॉलीमर है और हेट्रोपॉलीमर है, तो जो हेट्रोपॉलीमर होगा वो मोर एंटीजेनिक होगा, मतलब वो इम्यून सिस्टम को ज़्यादा इंड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब उसमें इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी, एंटीबॉडी बनाने की प्रॉपर्टी, इम्यून रिस्पॉन्स करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी एबिलिटी टू रिएक्ट विथ एंटीबॉडी, मतलब कि अगर कोई एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है तभी वो एंटीजन है। मान लो कि कोई फॉरेन पार्टिकल, मान लो पेप्टाइड या डस्ट, ऐसे कुछ मोलिकुल्स, छोटे मोलिकुल, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड है जो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो वैसे मोलिकुल को हम एंटीजन नहीं बोलेंगे। एंटीजन सिर्फ वैसे ही फॉरेन पार्टिकल होंगे जो इम्यूनोजेनिसिटी हो, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता हो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट भी करता हो, बाइंड भी करता हो। तो ऐसे एंटीजन को हम बोलते हैं कंप्लीट एंटीबॉडी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वैक्सीन। कोई भी मान लो कि वैक्सीन है, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट में लो या कोविड-19 के अगेंस्ट में लो, वो सारे बेसिकली हैं क्या, बेसिकली वो एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल्स है। वो क्या करता है कि किसी जिस डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीन दिया गया है उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो जो वायरस होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, किल कर देगा, और इम्यून सिस्टम हमारा मेंटेन रहेगा। अब एक दूसरा टर्म आता है इम्यूनोजेन। इम्यूनोजेन और एंटीजेन से कंफ्यूजन मत करना। इम्यूनोजेन क्या होता है कि सबस्टांस विच जनरेट एंटीबॉडी। सो अब क्या होता है कि ऑल इम्यूनोजेन आर एंटीजेन बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। याद रखना, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, ठीक है। अब देखो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, एंटीजन मान लो कि फॉरेन पार्टिकल अगर आता है, तो सपोज कोई बैक्टीरिया अगर इंटर कर गया, है ना, तो ये पूरे बैक्टीरिया का जो
प्रोटीन है जो सेल वाल है या इंटरनल प्रोटीन है, वो एंटीजन की तरह काम नहीं करेगा। उसमें क्या होता है कि उसके कुछ पेप्टाइड सीक्वेंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मान लो कि जो ग्रीन कलर का है, सिर्फ इतना ही होगा, वो हाई इम्यूनोजेनिसिटी उसमें होगा, मतलब वही इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं कि होल पार्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल नॉट एक्ट एज ए एंटीजन। अगर कोई बैक्टीरिया है या पोलन ग्रेन है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आता है, तो पूरा पार्टिकल एंटीजन की तरह नहीं काम करेगा। क्या करेगा कि सिलेक्टेड पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक कुछ सिलेक्टेड पार्ट होंगे, जैसे यहाँ पर देखो ये जो सिलेक्टेड पार्ट है, यही सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट जो है काम करेगा एंटीजन की तरह। अब जो सिलेक्टेड पार्ट जाके इसको एंटीबॉडी के साथ बाइंड करना है, तो जो सिलेक्टेड पार्ट जब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, उस पार्ट का नाम है इपीटोप। तो इपीटोप कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एंटीजन पर। और यही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने के लिए और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि सेम अगर एंटीबॉडी पर जो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करता है, वो वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पैराटोप बोलते हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पैराटोप, जो एंटीजन पे प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं इपीटोप। याद रखना। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है हैप्टेन, है ना। तो हैप्टेन क्या होता है कि देखो, ये नॉन प्रोटीनस होता है। एंटीजन क्या था? एंटीजन पेप्टाइड हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकता है ना। कभी कभी न्यूक्लिक एसिड भी एंटीजन की तरह काम करते हैं, पोलन ग्रेन हो सकते हैं। जो हैप्टेन होता है, ये नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनस मॉलिक्यूल होता है, जो कि एंटीजन की तरह काम करता है, एक्ट एज और एक्ट लाइक एंटीजन मॉलिक्यूल। ये पॉलीसेकेराइड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, डीएनए और आरएनए हो सकता है। एक मॉलिक्यूल है एप्रिसोलिन। एप्रिसोलिन एक क्या है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी होता है, उनको ट्रीटमेंट करते हैं एप्रिसोलिन मेडिसिन से। याद रखना, ये काम करता है हैप्टेन मॉलिक्यूल तरह। उसी तरह से जो विटामिन B7 है, जिसको बायोटीन भी बोलते हैं, एक हैप्टेन की तरह काम करता है। किसी किसी आदमी में पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, ये भी क्या करता है? एक हैप्टेन मॉलिक्यूल की तरह, मतलब इसमें एंटीजन की तरह प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब ये भी एक इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन कैन नॉट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करेगा। और क्यों क्या नहीं करेगा? इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं करेगा। लेकिन एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने के लिए। मेजर डिफरेंस है हैप्टेन और एंटीजन में। एंटीजन क्या करता है कि वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने के लिए, हैप्टेन नहीं करता है। ठीक है, अब जो है क्या करता है कि जो हैप्टेन मॉलिक्यूल्स है, ये किसी कंपाउंड से कोई मान लो कि हमारे शरीर के अंदर कोई पेप्टाइड होगा, उसके साथ जब ये हैप्टेन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, उसके बाद ही इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आता है। मान लो कि कोई हैप्टेन मॉलिक्यूल्स है, सपोज एप्रिसोलिन है या बायोटिन B7 है, विटामिन या पेनिसिलिन है, ये सिर्फ अकेले जो है इम्यून सिस्टम को इंड्यूस नहीं करेगा, है ना। ये क्या करेगा कि जब किसी भी केमिकल से या कोई पेप्टाइड हो, है ना, उससे अगर रिएक्ट करके ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम हैप्टेन्स बोलते हैं। मतलब इसमें कंप्लीट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हैप्टेन जो है ये क्या है? एक इनकम्प्लीट एंटीजन है। तो अगर हैप्टेन एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है, तब क्या करता है कि जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इनहेंस हो जाता है, मतलब कि अब जो इम्यून सेल्स बन रहे थे, वो नंबर ऑफ सेल्स ब्लड में बनना बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। मतलब हैप्टेन बेसिकली इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन, है ना। एंटीजन का जो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको इनहांस कर देता है उसके साथ बाइंड करके। क्लियर है। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस को नाम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो तुम्हें याद होगा कि जब मैं WBC पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि जो WBC होता है वो
एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट टी सेल्स और बी सेल्स हो जाते हैं। जो मोनोसाइट्स है ना, मोनोसाइट ही जब इनलार्ज हो जाता है, पॉलीमॉर्फिक शेप का हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेज। क्या होता है कि जब मोनोसाइट इनलार्ज होकर ये जो है पॉलीमॉर्फिक शेप का हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेज। ठीक है, मैक्रोफेजेज रहते कहाँ हैं? डस्ट सेल में रहेंगे, जो लंग्स में होता है। लाइसी सेल्स होते हैं, जो किडनी में होता है। माइक्रोगिलियल सेल्स होता है, न्यूरॉन्स में होते हैं। और हिस्टियोसाइट्स में जो मैक्रोफेजेज होते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेज होते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स। तो ये सारे मैक्रोफेजेज करेंगे, क्या काम करेंगे कि जो एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आ चुके हैं उनको प्रेजेंट करेगा लिम्फोसाइट सेल के पास जाके, और लिम्फोसाइट फिर उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक तो देखो मैक्रोफेजेज है। बी लिम्फोसाइट भी किस तरह से काम करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करता है। और डेंड्रिटिक सेल्स भी जो है एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करता है। एक प्रोसेस है जो कि मैक्रोफेजेज, बी लिम्फोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स क्या करेगा, एंटीजन। अभी तुम्हें बताए थे कि जब कोई भी वायरस या कोई भी फॉरेन पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो उसका कंप्लीट पार्ट एंटीजन की तरह काम नहीं करता। कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे, पेप्टाइड के फ्रेगमेंट होंगे जो एंटीजन की तरह काम कर रहे होंगे। उसी फ्रेगमेंट को जो लिम्फोसाइट के पास ले जाके उनसे बाइंड कराएगा, रिकॉग्नाइज कराएगा, इस इवेंट को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं मैक्रोफेजेज, बी लिम्फोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स। तो देखो क्या होता है कि तुम्हें बताया था कि जो एंटीजन होता है लार्ज सबस्टांसेस होता है ना, हाई मोलिकुलर वेट। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, जब एंटीजन अंदर आ गया सेल्स के अंदर, तो जो लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल्स होता है वो रिकॉग्नाइज करता है। एक किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल का, लेकिन ये क्या है, लार्ज सबस्टांसेस है। मतलब इस एंटीजन कोई भी वायरस पार्टिकल हो या पैथोजेंस हो या बैक्टीरिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तभी जो है लिम्फोसाइट टी हेल्पर सेल्स जो है उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। इसीलिए क्या होता है कि उस एंटीजन के छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंट करना पड़ता है, तभी हमारा लिम्फोसाइट एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा। तो बेसिकली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो करता क्या है, वो सिंपल क्या करता है कि मेक अ स्मॉल पीसेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। और किसके लिए प्रेजेंट करता है, लिम्फोसाइट पर ले जाके प्रेजेंट करेगा। तो इसका देखो मैकेनिज्म क्या है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि सपोज ये कोई फॉरेन पार्टिकल है ना, ये बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकते हैं। ए क्या करता है कि इसको अंदर लिया, ए है तुम्हारा मैक्रोफेजेज, ब्लू सर्कल में जो देख रहे हो ए सेल्स क्या है, मैक्रोफेजेज है। तो ये माइक्रोफेजेज क्या करता है, मैक्रोफेजेज क्या है, मॉडिफाइड मोनोसाइट्स है। तो ये जो मैक्रोफेजेज सेल्स है ये क्या करेगा कि जो फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आया था उसके अंदर इंगल्फ कर लेता है। फैगोसाइटिक सेल्स है ना। तो ए जब इंगल्फ करता है तो मैक्रोफेज के अंदर जो ए वाला सर्कल तुम देख रहे हो, इसमें क्या होता है, लाइसोजोम्स होते हैं। लाइसोजोम्स क्या करता है, लाइसोजोम सेल्स के अंदर है, और इधर से फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया। अब जब अंदर लेता है तो फाइगोसिटिक सेल्स बनाते हैं, जो फाइगोसाइटिक सेल्स होता है। और ये लाइसोजोम मिल के इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो फॉरेन पार्टिकल देख रहे थे, बैक्टीरिया हो या वायरस कुछ भी अगर हो, इसको छोटे छोटे पीसेस में देखो, यहाँ वेसिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ तुम देख सकते हो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि ये मैक्रोफेजेस सेल्स के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एमएचसी। यहाँ पर तुम देख रहे हो ये सारे क्या हैं, बैक्टीरियल जो मैक्रोफेजेस के सेल सरफेस है। और ये सारे सेल्स में होते हैं, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हमारे अंदर है बॉडी के अंदर, सारे के उस सेल्स के ऊपर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इसको हम बोलते हैं एमएचसी। इसको क्या बोलते हैं, एमएचसी प्रोटीन। तो ये जो देखो, अब पहला इवेंट क्या था कि फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ किया मैक्रोफेजेज ने, और फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर लाइसोजोम्स के प्रेजेंस में क्या किया, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में बदल दिया।
जब ए स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में, पीसेस में, जैसे देखो यहाँ था ना, यही तो करना था कि फ्रेगमेंटेशन इनटू स्मॉल पीसेस करना था, तो इसने स्मॉल फ्रेगमेंट कर दिया। ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट बने जिसमें कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी था, वो फ्रेगमेंट को क्या करता है कि एमएचसी बाइंड कर जाता है उस पे जाके। तो अब वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट था वो मैक्रोफेजेस से बाहर आके और जो एंटीजन, जो ये फ्लैग था एमएचसी प्रोटीन का, इसके साथ बाइंड कर गया। जब ये बाहर आ जाता है तो क्या होता है कि टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स क्या है? टी सेल इज टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। उसमें स्पेशली जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये क्या करता है कि जो एमएचसी और एंटीजन वाले जो फ्रेगमेंट के कॉम्प्लेक्स बना था उसके साथ बाइंड कर जाता है। यहाँ देखो ये बाइंड कर गया। जैसे ही ये बाइंड करता है यहाँ पर, ये क्या करता है कि टी सेल पर सेल एक्टिवेट करता है इंटरल्यूकिन फॉर्मेशन को। ये इंटरल्यूकिन 1 बनाता है, याद रखना। जब टी हेल्पर सेल्स बाइंड करता है एमएससी कॉम्प्लेक्स 2 के साथ, तब क्या करता है कि ये इंटरल्यूकिन सिक्रेट करने लगता है। जब इंटरल्यूकिन बनाता है, ये इंटरल्यूकिन 1 होता है। इंटरल्यूकिन क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है अदर ल्यूकोसाइट को कि और ज्यादा तुम जो डिफेंस सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स है, उसको ब्लड सेल्स में उसके नंबर को इंक्रीज कराता है। और इंटरल्यूकिन साथ साथ क्या करता है, इंटरल्यूकिन 2 के सिक्रीशन को इन्हेंस कराता है, जो स्पेशली जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनके नंबर को इंक्रीज कराता है ब्लड सेल के अंदर, ब्लड के अंदर। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बेसिकली क्या है, मैक्रोफेजेज, बी लिम्फोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। और इनका काम है कि जो लार्ज एंटीजन है उसके छोटे छोटे पीसेस में कर देना, और जो उस छोटे पीस में जो सबसे ज्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जिस फ्रेगमेंट में होगा, उस फ्रेगमेंट को MSC2 के साथ बाइंड करा के टी हेल्पर सेल को देना। और टी हेल्पर सेल आके बाइंड करेगा, और जब टी हेल्पर सेल आके उस फ्रेगमेंट के साथ, उस एंटीजन के साथ जब बाइंड होता है, तो क्या होता है, इंटरल्यूकिन का सिक्रेशन होता है। इंटरल्यूकिन क्या करेगा कि इंटरल्यूकिन जो बाकी डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे सेल्स है, वो सारे सेल के नंबर्स को, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन, उनके नंबर ब्लड सेल्स में बढ़ाएंगे। जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल लार्ज नंबर में आ रहा होगा, कोई भी पैथोजन, तो सबको इंगल्फ करेंगे, कोई किल करेगा, कोई खा जाएगा। सारे जो डब्ल्यूबीसी है सबका अलग अलग रोल था, तो सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स मिलके क्या करेंगे, पैथोजन से प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करेगा फॉरेन पार्टिकल से। तो ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग मैकेनिज्म। अब तुमने देखा यहाँ कि यहाँ पर एक टर्म आया है एमएचसी। एमएचसी क्या होता है? एमएचसी जो प्रोटीन है, ये सेल्स के मेम्ब्रेन पर होते हैं। एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्लैग ऑफ एंटीजन ऑन एमएचसी। अब यहाँ पर आके एंटीजन एमएचसी से बाइंड हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि देखो पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देखे कि किस तरह से जो एमएससी है वो एंटीजन को स्मॉल फ्रेगमेंट करके प्रेजेंट करता है। तो जो एमएससी है बेसिकली उसका पूरा नाम क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो जो एमएससी है, एमएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्या, कि आइडेंटिफाई करता है हमारे शरीर के अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ का, मतलब जो बाहरी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल है या अंदर का ही पार्टिकल है, ये जो आइडेंटिफाई करता है वो है MSC O1। वो क्या है? वो है MSC O1। मतलब एक MSC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल और क्या हुआ कि सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल अभी हम पीछे क्या पढ़े कि ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है ल्यूकोसाइट के साथ, मतलब जो हमारा किलर सेल्स है, टी सेल्स है, डब्ल्यूबीसी, ये सबके सामने MSC2 क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है। तो MSC बेसिकली क्या था, एक सेल सरफेस प्रोटीन है जो हर सेल्स पे रहता है, हर न्यूक्लिएटेड सेल्स में रहेगा। ठीक है, और याद रखना कि जो ये जो MSC है 2 टाइप का है, MSC O1 और MSC2। तो जो MSC O1 होता है ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे होंगे, जितने भी शरीर में न्यूक्लिएटेड सेल होता है, मतलब एक्सेप्ट आरबीसी, उसमें MSC O1 होता है। लेकिन जो MSC2 होता है वो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन था? मैक्रोफेजेज, बी लिम्फोसाइट्स और डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये जो सेल्स होते हैं इस पे होंगे MSC2, लेकिन जो MSC O1 होंगे सारे न्यूक्लिएटेड जितने सेल्स होते हैं
उस पे होते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड प्लेटलेट्स पे भी क्या होता है, MSCO1 पाए जाते हैं, याद रखना। इसका फंक्शन तुमने देखा ही कि इसका एंटीजन प्रेजेंटेशन फंक्शन होता है, प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल। ये टू टाइप का MSCO1 और MSC2। MSC2 कहाँ होगा, ओनली प्रेजेंट ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अभी हम लोग देखें कि जो MSC2 है वो एंटीजन को किसके साथ प्रेजेंट करता है, टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करता है। टी हेल्पर सेल फिर क्या करता है, इंटरल्यूकिन बनाता है और इम्यून कैस्केड, मतलब जो सीरीज है सेल्स बनने का, वो प्रोसेस को, सिग्नलिंग प्रोसेस को इंड्यूस करा देता है। और जो लाइसोजोम्स है ये क्या करता है कि जो फॉरेन पार्टिकल था इसको डिग्रेड स्मॉल फ्रेगमेंट में करता है। अब MSCO1 में क्या होता है कि MSC2 तो टी हेल्पर सेल को प्रोसेस करके दिया एंटीजन को, MSCO1 प्रोसेस करके किसको देता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को देता है। इसी को हम किलर सेल्स भी बोलते हैं, इसी को हम TC सेल्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, या तो TC सेल्स बोलते हैं, या किलर टी सेल्स बोलते हैं, या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बोलते हैं। तो MSCO1 TC सेल्स पे प्रेजेंट करता है एंटीजन को, MSC2 जो है हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है एंटीजन को। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर तो तुमने देखा कि लाइसोसोम से ब्रेक डाउन करता है, MSCO1 क्या करता है कि डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स बाय साइटोलाइसिस। ये क्या करता है कि मान लो कि एक सेल्स है, इसके अंदर कोई पैथोजेंस आ गया है, सेल डैमेज हो गया है, तो टी सेल्स क्या करता है कि इसमें पोर कर देगा। पोर करने से क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल गड़बड़ा जाएगा, ऑस्मोसिस इसके डैमेज हो जाएंगे, और सेल फाइनली क्या होता है, लाइज हो जाता है। तो ये जो तुमने देखा कि जो पोर हुआ, सेल के में जो छेद हुआ, इस इवेंट को बोलते हैं पोरफोरिंस। पोर मतलब फोरिंस मतलब करना, पोर मतलब छेद, तो इसको बोलते हैं पोरफोरिंस। और ये साइटोलाइसिस इवेंट से किल कर देता है। मतलब मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी का MSC का मेजर रोल है सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करना, और एंटीजन को टी सेल्स के साथ लिम्फोसाइट पे प्रेजेंट करना। क्लास में बताऊंगा एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, IG क्यों लिखते हैं। IgA का मतलब है क्योंकि ये अल्फा पेप्टाइड से बनता है। G का मतलब है, IgG का मतलब है कि ये जो है ग्लोबुलिन से बनता है। D का मतलब है, IgD का है डेल्टा पेप्टाइड से बनता है। एम जो है ये म्यू पेप्टाइड से बनता है। IgE जो है एप्सिलॉन पेप्टाइड से बनता है। और सबका स्पेसिफिक रोल क्या है, IgE कब किस इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स होगा, IgG किस रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट IgA, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन में IgM रिकॉग्निशन होता है। कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पर जो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, यहाँ पर जो एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट होता है इसी को बोलते हैं पैराटोप, और जो एंटीजन में होता है उसको बोलते हैं इपीटोप। तो ये सारे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।